जानकर ही रहेगी। उसने अपने पुराने दोस्त और फोरेंसिक माहिर रवि सिंह से राब्ता किया और उसे वो तस्वीर भेजी जो उसने खामोशी से एफकेयर की खींची थी। रवि ने तस्वीर को बघौर देखा और बोला, प्रीतिका, ये चेहरा मुझे जाना पहचाना लगता है, लेकिन मैं अभी यकीन से कुछ नहीं कह सकता। अगर तुम इस शख्स के कुछ कपड़े या इस्तेमालशुदा चीज दे सको तो मैं डीएनए टेस्ट कर सकता हूं। यह सुनकर प्रीतिका उलझन में पड्डी अच गई। वो एफकेयर को बराह रास्त शक में डालना नहीं चाहती थी। अगर वो महसूस करे कि मैं उस पर नजर रख रही हूं तो शायद हमेशा के लिए छुप जाए, उसने सोचा। तभी उसने एक तदबीर सूझी। एक दिन उसने एफकेयर को अपने घर बुलाया और बड़ी नरमी से कहा, शाम, मैं चाहती हूं कि तुम अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दो। अगर तुम चाहो तो मेरे घर के पिछले हिस्से में एक कमरा है, वहां रह सकते हो। एफकेयर, जिसने अपना नाम शाम बताया था, पहले तो झिझका, मगर प्रीतिका के खुलूस ने उसे मजबूर कर दिया और वो मान गया। अब शाम डॉक्टर प्रीतिका के घर के पिछले हिस्से में एक छोटे कमरे में रहने लगा। दिन भर वो मंदिर के पास बैठता, अपने एफकेयर वाले अंदाज में भीख मांगता और शाम को चुपचाप वापस आ जाता। प्रीतिका ने एक दिन उससे पूछा, शाम, जब मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूं तो तुम अब भी रोज मंदिर क्यों जाते हो? शाम ने हल्की सी मुस्कान से जवाब दिया, मैडम जी, मंदिर ही मेरी दुनिया है, वहीं सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है। इस जवाब में कोई फलसफा छुपा हुआ था, कोई राज जिसे समझने के लिए सिर्फ दिल की आंखें काफी थी। कुछ दिन बाद अस्पताल से प्रीतिका को एक इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई। शहर की मशहूर फार्मा कंपनी के एक गोदाम में आग लग गई थी। प्रीतिका का दिल धक से रह गया, क्योंकि यही वो जगह थी जहां कुछ हफ्ते पहले शाम की मालूमात पर पुलिस ने छापा मारा था। उसने फौरन इंस्पेक्टर कमर को फोन किया, जो मौका पर मौजूद था। इंस्पेक्टर ने बताया, डॉक्टर साहिबा, आग में सब कुछ जल गया, मगर चंद कागजात महफूज रहे। इनमें एक तस्वीर है, एक आदमी की जो हूबहू राहुल जैसा लग रहा है। एक प्रीतिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन वो तस्वीर अपने पास रख ली और रात भर उसे देखती रही। तस्वीर के पीछे एक जुमला लिखा था, राहुल 2022 फार्मा डील। ये अल्फाज उसके वजूद को झंझोड़ने के लिए काफी थे। क्या ये सच में राहुल है? क्या वो जिंदा है? लेकिन कैसे? आखिर उसकी तो लाश भी शनाख्त हो चुकी थी। पूरी रात वो नींद न ले सकी। शक, उम्मीद, खौफ, हर एहसास दिलो दिमाग में शोर मचा रहा था। अगली सुबह वो मंदिर गईं ताकि शाम से बात कर सकें, लेकिन वो वहां नहीं था। प्रीतिका ने उसे कई जगह ढूंढा, मगर शाम जैसे हवा में तहलील हो चुका था। क्या उसे किसी ने नुकसान पहुंचाया या वो खुद छुप गया? शाम को न पाकर प्रीतिका और परेशान हो गई, मगर जब वो शाम को घर लौटी तो शाम उनके घर के बाहर बैठा मिला। पहचानने के काबिल न था। उसका चेहरा थका हुआ, कपड़े मैले और जिस्म पर गर्द जमी हुई थी। प्रीतिका ने गुस्से में आकर पूछा, कहां थे तुम? मैं तुम्हें पूरे शहर में ढूंढती रही। शाम ने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहा, मैडम जी, मुझे कुछ जरूरी काम था, आप फिक्र न करें, अब सब ठीक है। प्रीतिका ने फैसला किया कि वो उससे सीधा सवाल नहीं करेगी, मगर उसने नरमी से पूछा, शाम, तुम इस फार्मा कंपनी को जानते हो? शाम ने एक लम्हे को उनकी आंखों में देखा, फिर नजरें झुकाकर बोला, मैडम जी, इस शहर में कौन नहीं जानता उन लोगों को, बहुत ताकतवर हैं। ये अल्फाज थे या किसी बद्दे सच की झलक? प्रीतिका का दिल कह रहा था कि शाम कुछ छुपा रहा है और इस छुपाई हुई बात का तल्लुक जरूर राहुल से है। चंद दिनों बाद प्रीतिका ने खुद गोदाम की आग की मुकम्मल रिपोर्ट निकलवाने की कोशिश की। उसे मालूम हुआ कि आग कोई हादसा नहीं थी, ये जानबूझकर लगाई गई थी, और जिस मुश्तबा शख्स को आग लगने से पहले उस इलाके के आसपास देखा गया, उसकी शक्ल उस तस्वीर वाले आदमी से मुशाबहत रखती थी, राहुल जैसी। इंस्पेक्टर कमर ने शाम पर नजर रखने का बंदोबस्त किया। उसने बताया, डॉक्टर साहिबा, शाम रोज मंदिर तो जाता है, लेकिन रात को वो मंदिर के करीब एक पुराने खंडहर में छुपता है और वहां चंद मुश्तबा लोगों से मिलता भी है। प्रीतिका ने खुद उस खंडहर का मुआयना किया और वहां उसे कुछ पुराने कागजात मिले, जिनमें फार्मा कंपनी के गैर कानूनी मुआहिदों, काले कारोबार और अंदरूनी नज्म की तफसील थी। मगर इन सब में सबसे चौंका देने वाली चीज थी, खंडहर में मिलने वाले कागजात के नीचे एक पुराना खत भी दबा हुआ था, जिस पर मिट्टी जमी हुई थी। जब प्रीतिका ने वो खत खोला तो उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, राहुल, तुम्हें सच छुपाना होगा। ये अल्फाज पढ़ते ही उसके हाथ लरज गए। क्या राहुल वाकई जिंदा है या ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? वो सोचने लगी, क्या मैं फार्मा कंपनी के मालिक से बराह रास्त बात करूं या पहले शाम से उसके सच का पर्दाफाश कराऊं? उस रात उसने शाम को अपने घर बुलाया। जब शाम कमरे में दाखिल हुआ तो प्रीतिका ने वो तस्वीर उसके सामने रख दी जो उसे गोदाम में मिली थी। उसकी आवाज सख्त हो गई, ये तुम हो शाम? सच बताओ, तुम कौन हो? शाम ने तस्वीर को गौर से देखा, फिर उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उसने नरमी से कहा, मैडम जी, कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त ही देता है, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। प्रीतिका को उसके जवाब पर गुस्सा आ गया। शाम, मैं एक डॉक्टर हूं और सच जानने का मुझे पूरा हक है। अगर तुमने अभी सब कुछ न बताया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। शाम ने मुस्कुराकर सर हिलाया।
अगर आपने मुझे पुलिस के हवाले किया तो वो सच आप कभी नहीं जान पाएंगे जो आपके राहुल से जुड़ा हुआ है। प्रीतिका के दिल में एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर शाम ने उसकी तरफ झुककर एक पता दिया। फार्मा कंपनी के मरकजी दफ्तर के तहखाने में एक खुफिया कमरा है जहां वो तमाम गैर कानूनी सबूत छुपाए गए हैं। प्रीतिका ने फौरन अपने पुलिस वाले दोस्त इंस्पेक्टर कमर को इत्तला दी। पुलिस ने रात गए छापा मारा। इस तहखाने में जो मिला वो हैरान कुन था। नशा आवर दवाओं की भारी मिकदार, काले धन के हिसाबात और दर्जनों जाली दस्तावेजात, और उन सब कागजात में एक नाम बार बार दोहराया जा रहा था। राहुल शर्मा। फार्मा कंपनी के कई अहम मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर प्रीतिका के दिल का शक अभी भी मिट नहीं रहा था। शाम अब और भी पुरअसरार हो चुका था। वो कभी रात भर गायब रहता और सुबह ऐसे वापस आ जाता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे किसी बड़े सवाल का जवाब मिल चुका हो। प्रीतिका ने एक दिन शाम से दोबारा बात करने की ठानी, लेकिन इस बार नहीं पूछा, बस देखा। शाम खामोश बैठा रहा और उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। उसी शाम प्रीतिका ने रवि सिंह को कॉल किया। डीएनए टेस्ट के नतीजे कब आएंगे? रवि ने जवाब दिया, 2 दिन में। लेकिन एक बात है, अगर वो शख्स वही निकला जिसका तुम्हें शक है तो ये सब कुछ बदल देगा। प्रीतिका के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसी रात एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक भारी रौबदार आवाज थी, डॉक्टर प्रीतिका, आप बहुत होशियार हो चुकी हैं, लेकिन सच के करीब पहुंचने की कीमत चुकानी पड़ती है। शाम को छोड़ दो, वरना कीमत भुगतना पड़ेगा। कॉल बंद हो गई। प्रीतिका की उंगलियां कांपने लगी। तो ये सब सच है। शाम कोई आम फकीर नहीं, वो किसी बड़े राज का हिस्सा है। मगर अब वापसी का रास्ता नहीं था। शाम का राज जानना जरूरी हो चुका था, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जानती थी कि हर रात वो किसी अंधेरी गली में जाता है, मंदिर से निकलकर खंडरात की तरफ। वहां कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करता है जो दिन में कभी दिखाई नहीं देते। प्रीतिका ने फैसला किया कि अब वो शाम का पीछा करेगी। उसने इंस्पेक्टर कमर को फोन किया और एक मंसूबा बनाया। मैं अब रुकने वाली नहीं, चाहे सच जैसा भी हो। मैं शाम की हरकतें, उसकी बातों में छुपा असरार और उसके चेहरे की संजीदगी, सब कुछ अब एक बड़े इंकिशाफ की तरफ बढ़ रहा था। मगर जो बात डॉक्टर प्रीतिका अभी तक नहीं जानती थी वो ये थी कि शाम कोई और नहीं बल्कि उनका शौहर राहुल शर्मा था। 2 साल पहले राहुल की मौत एक सड़क हादसे के तौर पर सामने आई थी, लेकिन वो महज एक साजिश थी। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो उसी फार्मा कंपनी के लिए काम करता था जिसके खिलाफ शाम लगातार बातें कर रहा था। राहुल को पता चल गया था कि कंपनी मादा की गैर कानूनी तिजारत, मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे काले धंधों में मुलव्विस है। उसने इन जुर्मों को बेनकाब करने का फैसला किया, मगर कंपनी के मालिक राघा मल्होत्रा ने राहुल को रास्ते से हटाने की साजिश रचाई। राहुल किसी तरह बच गया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे अपनी मौत का ड्रामा करना पड़ा। उसने सबसे दूर होकर शहर के अंडरवर्ल्ड में पनाह ली और एक फकीर का रूप इख्तियार कर लिया। मंदिर के बाहर बैठना, चुपचाप सब कुछ देखना और सिर्फ प्रीतिका को रोजाना एक झलक देख लेना, यही उसकी नई जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसने सोचा, अगर मैं सामने आया तो राघा मुझे तो मारेगा ही, मगर प्रीतिका भी खतरे में आ जाएगी। इसीलिए राहुल ने शाम के रूप में एक एक कदम सोच समझ कर रखा और प्रीतिका की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इस गंदे कारोबार की जड़ें हिलानी शुरू की। एक रात प्रीतिका और इंस्पेक्टर बकराम ने शाम का पीछा शुरू किया। वो हमेशा की तरह मंदिर से उठा और शहर की तंग गलियों में चलने लगा। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे उसे किसी का पीछा होने का शक हो। काफी देर बाद वो एक पुराने जले हुए गोदाम के पास रुका। ये वही गोदाम था जहां चंद हफ्ते पहले आग लगी थी। प्रीतिका का दिल धड़कने लगा। क्या ये वही जगह है जहां राहुल की तस्वीर मिली थी? क्या शाम यहां कुछ खास तलाश करने आया है? बकराम ने इशारा किया कि वो छुपकर गोदाम के पीछे जाए। वहां एक और शख्स शाम से आहिस्ता आवाज में बात कर रहा था। एक लंबा पतला आदमी जिसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी। उनकी बातें वाजह सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो शख्स शाम को एक छोटा सा पैकेट देकर तेजी से गलियों में गायब हो गया। बकराम ने प्रीतिका से कहा, हमें वो पैकेट देखना होगा, हो सकता है कोई सबूत हो। मगर प्रीतिका की नजर शाम पर जमी हुई थी। वो गोदाम के अंदर गया और अंधेरे में जा बैठा। जब प्रीतिका और बकराम कुछ देर बाद अंदर दाखिल हुए तो वहां जली हुई लकड़ी और केमिकल की बदबू फैली हुई थी। एक कोने में शाम एक पुरानी मेज पर बैठा कुछ कागजात देख रहा था। उसने वही पैकेट खोला हुआ था जिसमें चंद तस्वीरें और एक यूएसबी ड्राइव थी। प्रीतिका और बकराम ये सब दूर से देख रहे थे। अचानक शाम ने वो तस्वीरें जला दी। प्रीतिका हिल गई। क्या वो सबूत मिटा रहा है या उनमें कुछ ऐसा था जिसे वो छुपाना चाहता है? बकराम ने आहिस्तगी से कहा, हमें अभी बात नहीं करनी चाहिए, शायद वो किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो, हमें मजीद सबूत दरकार हैं। प्रीतिका ने हाँ में सर हिलाया, मगर उसका दिल उलझ चुका था। शाम की हर हरकत, हर खामोशी और हर नजर अब सब कुछ राहुल की याद दिलाता था। वो जानती थी कि अब वक्त बहुत करीब है जब सच मुकम्मल तौर पर सामने आ जाएगा। अगली सुबह प्रीतिका ने मामूल के अंदाज में शाम से बात करने की कोशिश की, मगर वो हमेशा की तरह खामोश रहा। उसने खामोशी से नाश्ता किया
और फिर अपने कमरे में चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक शाम की परसरार खामोशी अब प्रीतिका के दिल को खटकने लगी थी। एक रात जब वो कमरे में आई तो देखा शाम सो चुका है। उसने गौर किया कि वही यूएसबी ड्राइव शाम की जेब में अभी भी रखी है, जो वो गोदाम से लेकर आया था। प्रीतिका ने आहिस्तगी से ड्राइव निकाली और दबे पांव अपने लैपटॉप की तरफ बढ़ी। ड्राइव में कई फाइलें थीं, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, कुछ तस्वीरें और एक वीडियो। दिल की धड़कन तेज होने लगी, मगर वो हिचकिचाई नहीं। पहले उसने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई। 2 आदमियों की आवाजें सुनाई दी। एक आवाज राघा मल्होत्रा की थी, जिसे वो एक चैरिटी इवेंट में मिल चुकी थी। दूसरी आवाज किसी अनजान शख्स की थी, जो किसी खुफिया प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहा था। साहब, अगर ये फाइल लीक हो गई तो हम सब गए। वो सॉफ्टवेयर वाला बहुत कुछ जानता है, राघा ने जवाब दिया। फिक्र ना करो, वो अब हमारे रास्ते में नहीं है, मगर एहतियात जरूरी है। प्रीतिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वो सॉफ्टवेयर वाला राहुल था? फिर उसने तस्वीरें खोली। उनमें राघा और उसके साथी गोदाम में नशा आवर अशिया की पैकिंग करते दिखाई दे रहे थे। लेकिन एक आखिरी तस्वीर ने प्रीतिका को हिलाकर रख दिया। तस्वीर में एक शख्स खड़ा था, जिसका चेहरा धुंधला था, मगर उसकी आंखें और चाल राहुल जैसी। एक तस्वीर के नीचे लिखा था 2022। अब उसने वीडियो चलाया। वीडियो में राघा किसी शख्स से कह रहा था, तुमने जो कहा वो किया, लेकिन याद रखो, अगर तुमने हमें धोखा दिया तो तुम्हारी बीवी को भी नहीं छोड़ेंगे। उस शख्स ने जवाब दिया, मैं वादा करता हूं सब कुछ करूंगा, लेकिन मेरी बीवी को इस सब से दूर रखो। प्रीतिका की सांसें रुक गईं। ये आवाज, ये तो शाम की है, लेकिन वो राघा से क्यों बात कर रहा है? उसे मेरा नाम कैसे मालूम? उसका दिमाग सुन्न हो गया। क्या शाम वाकई राहुल है? और अगर हाँ, तो वो राघा से मिल रहा है? ये सब क्या है? उसने यूएसबी वापस शाम की जेब में रख दी। उसका दिल कह रहा था कि शाम पर अब भरोसा नहीं रहा, लेकिन उसकी बातों में ऐसी सच्चाई भी थी जो उसे रोक रही थी। अब साफ जाहिर होने लगा था कि शाम यानी राहुल राघा के खिलाफ अंदर से खेल रहा है। अपनी मौत का ड्रामा रचाकर वो इस खतरनाक नेटवर्क को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और अब जबकि प्रीतिका सच के करीब पहुंचने लगी थी, शाम उसे हर मुमकिन हद तक बचाने की कोशिश कर रहा था। मगर दूसरी तरफ राघा को भी शाम पर शक होने लगा था। उसने अपने लोगों को शाम पर नजर रखने की हिदायत दे दी। अगले दिन रवि सिंह का फोन आया। प्रीतिका, डीएनए टेस्ट के नतीजे आ गए हैं, लेकिन मैं फोन पर नहीं बता सकता। फौरन मेरे ऑफिस आ जाओ। प्रीतिका ने शाम को कुछ नहीं बताया। वो तेजी से तैयार हुई और रवि के ऑफिस की तरफ रवाना हो गई। रवि ने उसे एक लिफाफा थमाया और कहा, ये नतीजे तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना। जैसे ही उसने लिफाफा खोला, उसका फोन बजने लगा। इंस्पेक्टर बकराम की घबराई हुई आवाज थी। प्रीतिका, तुम फौरन जहां हो वहां से निकलो। शाम को प्रीतिका, तुम फौरन जहां हो वहां से निकलो। शाम को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। मुझे लगता है ये राघा के आदमी हैं। प्रीतिका का दिल जैसे डूबने लगा। उसने लिफाफा फौरन अपनी जेब में डाला और बगैर एक लम्हा जाया किए गाड़ी में बैठकर निकल पड़ी। अब प्रीतिका को यकीन हो चुका था कि शाम कोई आम फकीर नहीं। उसकी आंखों में छुपी कहानी, उसकी खामोशी में छुपा दर्द और हर अंदाज, सब कुछ राहुल की याद दिला रहा था। आखिरकार सच उनके सामने खुलने लगा था। शाम दरअसल उनका शौहर राहुल शर्मा ही था। वो राहुल जिसे सबने 2 साल पहले एक हादसे में खो दिया समझा था, दरअसल जिंदा था और एक खौफनाक साजिश के खिलाफ तन्हा जंग लड़ रहा था। फार्मा कंपनी जिसका मालिक राघा मल्होत्रा था, वही इदारा था जिसने न सिर्फ मादा और काले धन का धंधा चला रखा था, बल्कि राहुल की जान लेने की कोशिश भी की थी। मगर राहुल बच गया और अपनी मौत का ड्रामा रचाकर शाम के रूप में गुमनामी में जा छुपा। वो मंदिर के बाहर इसलिए बैठता था ताकि दूर से प्रीतिका को देख सके। वो जानता था कि अगर वो सामने आ गया तो राघा उसे और प्रीतिका दोनों को खत्म करने की कोशिश करेगा। इसलिए वो चुपचाप अपनी पहचान छुपाए कंपनी के अंदरूनी राज जमा करता रहा और आखिरकार उनको बेनकाब करने के करीब पहुंच गया। मगर अब राघा को उस पर शक हो चुका था। उसने शाम को अगवा करवा लिया और शहर के बाहर एक सुनसान बोसीदा कारखाने में ले गया। इस वक्त बारिश जोरों की थी, आसमान बिजली से गूंज रहा था और हर चीज खौफ का मंजर पेश कर रही थी। प्रीतिका इंस्पेक्टर विक्रम के साथ कारखाने पहुंची। विक्रम ने पिस्तौल निकाला और उसे पीछे रहने का इशारा किया, मगर प्रीतिका ने इनकार कर दिया। मुझे शाम को देखना है, उसे बचाना है। कारखाने के अंदर शाम एक कुर्सी से बंधा हुआ था। राघा उसके सामने खड़ा तंजिया हंसी हंस रहा था। तू सोचता था हमें धोखा देगा? अब बता, तू असल में कौन है? तू वही सॉफ्टवेयर वाला है ना? राहुल शर्मा। शाम खामोश रहा। उसने बस राघा की आंखों में आंखें डालकर देखा, जैसे उसकी रूह तक झांक रहा हो। तभी दरवाजा धड़ाक से खुला। विक्रम पुलिस टीम के साथ अंदर घुस आया। हाथ ऊपर राघा, तुम्हारी चालें अब खत्म हो चुकी हैं। गुंडों ने हथियार उठाए, मगर पुलिस की भारी नफरी देखकर पीछे हट गए। प्रीतिका दौड़ती हुई शाम के पास पहुंची, उसकी रस्सी खोली और कांपती हुई आवाज में पूछा, शाम, तुम ठीक हो? शाम ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दुख और सुकून दोनों का अक्स था। मैडम जी, आज आपने मुझे बचा लिया।
हमेशा मैं ही दूसरों को बचाने की कोशिश करता था। राघा को हथकड़ी लगी। विक्रम ने प्रीतिका को बताया, ये शख्स चाहे जो भी हो, उसकी दी गई मालूमात, तस्वीरें, यूएसबी और हिम्मत ने इस सारे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। बाहर बारिश थम चुकी थी, आसमान साफ हो रहा था। प्रीतिका ने धड़कते दिल से जेब से वो लिफाफा निकाला जो रवि सिंह ने उसे दिया था। वहीं कारखाने की सीढ़ियों पर खड़े होकर उसने लैब रिपोर्ट खोली। कागज पर साफ लिखा था, डीएनए मैच 99.9%। अर्फ मेहरा। उसके हाथ कांपने लगे। सामने वही शख्स खड़ा था जो अब शाम नहीं, राहुल था। प्रीतिका उसके करीब गई, उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, ये तुम हो ना मेरे राहुल? राहुल ने लंबी सांस ली और उसकी आंखें नम हो गईं। मैं कभी गया ही नहीं था। हर रोज मंदिर के बाहर बैठकर तुम्हें देखता था। तुम्हारी एक मुस्कान मुझे जिंदा रखती थी। प्रीतिका ने उसे गले लगा लिया। बरसों का दुख, खौफ और जुदाई उस एक लम्हे में बह गई। चंद हफ्तों बाद मंदिर की सीढ़ियों पर दोनों साथ बैठे थे। राहुल अब साफ लिबास में, अपनी असली पहचान में, मगर वही आंखें, वही मोहब्बत। प्रीतिका ने पूछा, अब क्या? राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब एक नई शुरुआत, लेकिन इस बार कोई झूठ, कोई छुपाव नहीं, सिर्फ हम और सच। मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। सुबह की धूप दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी और वक्त जैसे थमकर उनकी नई जिंदगी का आगाज देख रहा था।